यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन ए डाइपोल। डाइपोल मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि 2L लेंथ का इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे +2 और -2 चार्जेज हैं। डाइपोल की डेफिनेशन बताई गई थी, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखेंगे तो इसके दोनों चार्जेज में फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा F=QE, जिसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। मैंने बताया था, एक बार रिमाइंड करा दूँ कि कोई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ही उससे दूर की ओर होता है, या ये कह दीजिए कि कोई निगेटिव चार्ज इधर है, निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की ओर होता है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का फोर्स इधर एक्सप्लेन करने की बात करूँ, क्यों इधर को लगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल कर रहा होगा, या निगेटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगा है। सेम एक्सप्लेनेशन निगेटिव चार्ज के कारण दिया जा सकता है कि निगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर को, तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा। तो ये बातें आप जानते हैं। तो अब बात आती है कि जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे दो फोर्स लगेंगे लेकिन दोनों एक ही लाइन में नहीं हैं, जैसे हम इस पे धागे बांध के खींच रहे हों, तो ये दोनों फोर्स इसको घुमा के और इस तरह से सीधा करने की कोशिश करेंगे। यानी ये दोनों फोर्स तब तक घुमाएंगे जब तक ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सीधा ना आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना आ जाए। और वो टॉर्क कैसे हम निकालते हैं कि टॉर्क की वैल्यू निकल के आती है, इन दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स और उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अगर मैं पॉइंट C मान लेता हूँ तो ये लेंथ BC, कोई सा एक फोर्स हो जो इस डाइपोल पे लगा हुआ है और उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बनता है टॉर्क। यानी टॉर्क इक्वल टू वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो वन फोर्स कोई सा भी एक फोर्स ले सकते हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है BC। अब ये BC की वैल्यू निकालने के लिए विचार करते हैं कि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा था वो कितना है। अगर वो एंगल थीटा है तो हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे कि अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज बनता है ये 2L। तो BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस मल्टीप्लाई करके 2L साइन थीटा। अब ये BC की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा टॉर्क का सिंबल लेंगे, ये टॉर्क इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। अभी केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो डॉट भी लगा सकते हैं, 2L साइन थीटा, और Q इंटू 2L ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम P लिखते हैं, स्मॉल p। तो टॉर्क हो जाएगा Q इंटू 2L को P लिख लेता हूँ, ये E, ये साइन थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है उसका डेरिवेशन हमारा आ चुका है। अब ये टॉर्क कैसे लगता है इसका ध्यान देने में, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वो एक बोलते हैं उसको कपल बनाते हैं, दो जब वेट करते हैं इक्वल एंड अपोजिट ही होने चाहिए तभी कपल बनेगा। और वो कपल जब रोटेशन की टेंडेंसी लगता है तब उससे जो फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। डेली लाइफ में हम जब टोटी खोलते हैं पानी की
तब भी हम टॉर्क ही लगाते हैं, एक तरफ से अंगूठे से, एक तरफ से उंगली से, और जब इसी के कारण वो घूम पाती है। तो उसी तरह से वही करंट अपोजिट दो फोर्स लगे, एक ने इसको इधर को घुमाया, दूसरे इधर को घुमाया, अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो वहाँ पे रोटेशन का इफेक्ट आया, और इसलिए हम कह सकते हैं हम वहाँ भी टॉर्क ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर टॉर्क का ही कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हमने पढ़ी है वेक्टर्स की जिसमें साइन थीटा आता हो, वो थी हमारी वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये दो वेक्टर P और E इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होने वाली है। तो इसे वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि टॉर्क की फिर डायरेक्शन कैसे बताई जाएगी कि P और E दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये टॉर्क होगा। यानी जब हम टोटी खोलते हैं तो हमने एक फोर्स इधर को लगाया, एक फोर्स इधर को लगाया, दोनों ही प्लेन में हैं, हॉरिजॉन्टली हम लगाते हैं। लेकिन टोटी जब खोलते हैं तो वो थोड़ी ऊपर को चलती है, तो उसकी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर हुई, और यही हमारी वेक्टर प्रोडक्ट से हमें पता चलता था। तो इस तरह से टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करें और वो उसमें स्टोर हो जाए, तब हम कहते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ भी जब हम इस डाइपोल को एक मिनट तो यहाँ भी जब हम इस डाइपोल को रोटेट करके किसी एंगल पे हम इसको सेट करना चाहें तो इसे घुमाने में हमने जो वर्क किया वो इसमें स्टोर हो जाएगा एनर्जी के रूप में, और उसको हम बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हम निकालते हैं। तो बिकॉज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हम जानते हैं, अभी निकाला था P sin थीटा। और जिस तरह से लीनियर मोशन में वर्क डन आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या हो तो बहुत छोटा सा वर्क हो जाएगा, तो dW = F × ds। उसी तरह से यहाँ रोटेशनल मोशन में जब हम वर्क डन निकालेंगे तो ये हमारा जाएगा फोर्स की जगह टॉर्क। वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता था, ये रोटेशनल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी दोनों का काम डिस्प्लेसमेंट ही है। और उसी तरह से वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds करता था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल का करता है, d थीटा करता है। तो उसी तरह से वर्क डन लीनियर मोशन में अगर ये है तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन इस तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ अगर इस टॉर्क के लगाने से हम बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा करते हैं तो हमारा वर्क डन आ जाएगा dW = d थीटा। अब ये d थीटा इसलिए लिया है कि टो की वैल्यू एंगल पे डिपेंड करती है, एंगल चेंज होगा तो टो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत छोटे एंगल के लिए टो को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। और तो वर्क डन हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब तक d थीटा एंगल का चेंज हुआ तब तक फोर्स चेंज नहीं होना हुआ मान सकते हैं। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब ये बहुत छोटे एंगल के लिए वर्क डन कितना आ सकता है, तो ये पूरा एंगल थीटा 0 एंगल से लेके और थीटा एंगल तक हमने टोटल वर्क कितना हुआ, यानी इस पूरे एंगल को हम d थीटा बहुत छोटे छोटे एंगल में अगर डिवाइड करके माने तो हमने बहुत छोटा सा ये वाला वर्क डन निकाला है। ऐसे से अगले भी d थीटा का निकालेंगे, उससे अगले भी d थीटा का निकालेंगे, तो सारे वर्क डन अगर जोड़ देंगे तो 0 से थीटा तक का टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो देयरफॉर नेट वर्क डन
जीरो की बजाय मैं उसको थीटा 1 और थीटा 2 मान लेता हूँ। थीटा 1 से लेके थीटा 2, कोई भी वैल्यू हो सकती है। थीटा 1 और थीटा 2 का डिफरेंस थीटा है ये। तो नेट वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो इधर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे, उसके लिए लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन को डायरेक्ट डी डब्ल्यू लिख देता हूँ और राइट साइड को थीटा 1 टू थीटा 2 एंड टॉ डी थीटा। टॉ की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ यहाँ से। तो W इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2 और ये पी ई साइन थीटा डी थीटा। ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ। तो W इक्वल टू पी और ई कॉन्स्टेंट रहेंगे जब तक वो रोटेट होगा। पी और ई को बाहर में लेता हूँ इंटीग्रेशन पे और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 थीटा। तो -2 में पहले ही बाहर ले लूँ तो इस तरह से ये आ जाएगा और नेटवर्क में आ गया अपना माइनस पी इंटू, पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं तो थीटा 2, फिर नीचे की लिमिट रखते हैं तो थीटा 1। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। थीटा 1 से थीटा 2 तक जो हमने वर्क किया वो उसमें स्टोर हो गया। अभी तक इसको वर्क डन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। थीटा 1 से थीटा 2 तक किया गया वर्क डन यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर वर्क डन का डेरिवेशन आता है तो यहाँ तक निकाल देंगे। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं कि इनिशियली अगर वो बॉडी 90 डिग्री पे होती, यानी कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले ही 90 डिग्री पे होता, यानी इनिशियली मेरी थीटा 1 की वैल्यू थी 90 डिग्री। एक थीटा 1 इक्वल टू 90 एंड हमने जब ये 90 डिग्री पे था तो यहाँ से घुमा के हमने आगे बनाया, यानी अब इसका एंगल जो पहले 90 डिग्री था अब हमने थीटा कर दिया। ये हमारे थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा। देन W इक्वल टू -PE इंटू कोस थीटा माइनस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो W की वैल्यू आ गई -PE कोस थीटा। और ये वक्त ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो फिर हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे कि इस कंडीशन में जब वो 90 डिग्री से घुमा के हमने यहाँ तक ला दिया तो इसमें कुछ वर्क स्टोर हो चुका है और उस स्टोर वर्क को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब तब इसको हम सिंबल दे देंगे U। तो U इक्वल टू -PE कोस थीटा। तो जिस तरह से टॉर्क थीटा पे डिपेंड कर रहा था उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी थीटा पे डिपेंड कर रही है। टॉर्क का फॉर्मूला अपना आया था P sin थीटा। तो थीटा की डिफरेंट वैल्यूज रख के और हम टॉर्क और एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज, टॉर्क और एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी -PE। माइनस की है कोस की ये 0 की वैल्यू 1 जो है मैक्सिमम होती है, इसलिए मैक्सिमम की माइनस है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जितनी माइनस की होगी बॉडी उतनी ही स्टेबल कही जाएगी। तो ये कही जाएगी उसकी स्टेबल कंडीशन। और थीटा की वैल्यू अगर 180 रख दी जाए तो कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 तो प्लस हो जाएगा और वो फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस का होने का मतलब है अनस्टेबल कंडीशन। तो ये स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन याद रखेंगे। उसी तरह से जब थीटा इक्वल टू -0 रखूँगा तो टॉर्क हो जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी किसी भी डाइपोल पे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं 0 डिग्री पे तो उस पर टॉर्क नहीं लगेगा। और जब वो 90 डिग्री पे होगा तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 जो मैक्सिमम होती है, तो तब टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे।